ArSe2 भी कह सकते हैं। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक 2, 2 बाइमोलिकुलर के लिए मॉलिकुलैरिटी 2 होगी इस रिएक्शन की। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में पहले हम जरा बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें। सो बेंजीन में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके का था। नाउ अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें तो ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, और बॉन्ड लेंथ यहां से आता है 1.39 एंगस्ट्रॉम, एंड ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आर ऑल्सो इक्वल। बट कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कम आता है 1.09 एंगस्ट्रॉम। एंड जो बॉन्ड एंगल है, सो ऑल बॉन्ड एंगल्स दैट इज कार्बन कार्बन कार्बन, this is 120 degree, and bond angle of hydrogen carbon carbon is also 120 degree. So we can say that benzene is a regular hexagon. It is a regular hexagon. Now if we talk about the resonating structures देखना चाहते हैं हम, एंड उसमें पहला स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हो। देन इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कुछ इस तरीके से। अगर हम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से देखें तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप हर कार्बन पे एक एक पी ऑर्बिटल इस तरीके से बनेगा। और इनके बीच में ओवरलैपिंग अगर हम देखना चाहते हैं तो फर्स्ट वन में ये पाई बॉन्ड, एक इधर पाई बॉन्ड दिखाई देगा और एक पाई बॉन्ड इधर दिखाई देगा। सेकेंड वन में देखिए पाई बॉन्ड 1 2 और ये 3। नाउ इन द हाइब्रिड which is the actual structure, we can see that there is a partial overlapping between all the p orbitals. Now इस रेजोनेंस हाइब्रिड को अगर हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करें, यानी 3 डायमेंशनली अगर आप देखना चाहते हो इस बेंजीन को, तो आप कुछ इस तरीके से इमेजिन करिए। सो दिस इज, तो ये मैंने बॉन्ड लाइन वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूले से बनाया, ये बताने के लिए कि ये आगे के कार्बन और ये पीछे के कार्बन। और अब
ये जो हेक्सागोनल रिंग है इसमें आप देखें हर बॉन्ड लेंथ इक्वल दिखाई देगा आपको। और अगर आप इसको इस प्लेन में इमेजिन करो, इस पेपर के प्लेन में इमेजिन करो, तो इसके ऊपर एक p ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग है और इसके नीचे एक p ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग। दैट मीन्स हमें एक, ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, अब ये ऐसे आप बोल सकते हो कि ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरा का पूरा p ऑर्बिटल्स का। तो वो क्लाउड जो इस p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से आया है, वो एक रिंग जैसा दिखाई देगा आपको। एक सर्कुलर रिंग होगा पूरा का पूरा, और नीचे की तरफ भी जो p ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड होगा, एक बादल होगा रिंग के शेप का। ऊपर वाला और नीचे वाला आइडेंटिकल है, तो आप ऐसे समझे कि अगर 6 कार्बन का एक रिंग है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और उसके नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। दोनों क्लाउड्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसे ही हैं, बट देयर इज अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द हेक्सागोनल प्लेन। सो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से हम ये देख पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस सा दिखाई देता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है तो उसको ये दिखाई देगा दैट इस बेंजीन पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये ऐसी स्पीशीज को अट्रैक्ट कर सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, क्योंकि यहाँ ऊपर और नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑफ द पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। इसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को अट्रैक्ट करने की। नोट करें यहां तक। तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर सकता है, बट इसके जो पाई बॉन्ड्स हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल है। और स्टेबल होने की वजह से एरोमेटिसिटी वापस से गेन होगी रिएक्शन होने के बाद। अगर मैं रिएक्शन करके बताऊं तो उससे पहले मैं एक दो पॉइंट यहां बताना चाहता हूं। सो लिखो यहां पे ArSe2 mechanism. So in the step 1, इस बेंजीन पे एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। अब जो अटैक का जो डायरेक्शन होगा वो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन से हमेशा शुरू करना है आपको, तो आपने इस तरीके से बनाया। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक किया तो यहां लगेगा E और एक H, और बाकी जो पोजीशंस थे वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो आप ऐसे समझे पाई बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हुआ और उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जहां पे होगा वहां 4 बॉन्ड हो चुके हैं। ओके, इसके नेक्स्ट वाले पोजीशन पे एक प्लस चार्ज आ जाए। ऐसा हुआ कुछ कि ये जो पाई बॉन्ड था ये एक कार्बन पे शिफ्ट हुआ, तो एक कार्बन पे शिफ्ट हुआ तो इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस, बाकी तो वैसे के वैसे हैं। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है ना उसका अटैक होना है, तो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, जहां माइनस है तो दूसरे वाले पे प्लस। ये कुछ इस तरीके से, अब ये बनाते नहीं है, ये समझने के लिए बस कि पाई बॉन्ड एक एक कार्बन पे आ गया जिसपे माइनस आया, उस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ।
इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो दिस प्लस कैन डिलोकलाइज हियर टू गिव पाई बॉन्ड हियर, प्लस आ जाएगा इधर पाई बॉन्ड E and H. Then this pi bond can again delocalize here. इसको आप ऐसे बना दो. So the third resonating structure अगर इसका मैं हाइब्रिड बनाऊं इन तीन स्ट्रक्चर्स का, पाई बॉन्ड जो है वो डिलोकलाइज हो रहा है यहां से यहां तक, और प्लस भी डिलोकलाइज होगा इसमें. So these three resonating structures have a resonance hybrid. इसका नाम है 1. Then in the second step, because फर्स्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, सेकेंड स्टेप में एरोमेटिसिटी वापस गेन होगी, और एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए वापस से H प्लस को हटना होगा. आप ऐसे समझें कि ये H जो है इसका सिग्मा बॉन्ड वापस पाई बॉन्ड बनने आया और H प्लस यहां से बाहर निकल गया, माइनस H प्लस. दिस इज अ फास्ट स्टेप to give the final product. So in the first step there is addition of electrophile, and in the second step there is removal of H plus. So एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ और H plus रिमूव हुआ, तो देयर इज अ ओवरऑल अगर आप देखोगे तो देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन, एक ऐड हुआ और एक रिमूव हुआ. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज द RDS स्टेप. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट स्टेप इज द RDS स्टेप, और जानते हैं आप रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करने के लिए आपको हमेशा RDS स्टेप को देखना होता है. फास्ट स्टेप नहीं देखते आप RDS डिसाइड करने, रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करने के लिए. जो यहां 1 लिखा है मैंने, इसको आप लिखते हैं, कई सारे इसके नाम हैं, इसको लिखते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरीनियम आयन, और वीलैंड कॉम्प्लेक्स. ये इसके कई सारे नाम हैं. नोट कर लिया हमने. देखो बहुत सिंपल सा रिएक्शन समझ में आना चाहिए आपको. पाई बॉन्ड ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे, और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होने के बाद एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ. 1 इज द इंटरमीडिएट. देन स्टेप 2 में H प्लस रिमूव हुआ, जहां से इलेक्ट्रोफाइल लगा था उसी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और वापस एरोमेटिसिटी आ गई टू गिव फाइनल प्रोडक्ट. सो इनिशियली एरोमेटिक था, फाइनली एरोमेटिक था, बीच में इंटरमीडिएट के समय एरोमेटिसिटी का लॉस होगा, और उस समय बनेगा इंटरमीडिएट, जिसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वीलैंड कॉम्प्लेक्स और अरीनियम आयन के नाम से हम जानते हैं. तो इस रिएक्शन को समराइज करने के लिए हम, अच्छा यहां चाहो तो आप लिख लो, जो पहला लिखा था दिस इज द स्टेप 1 एंड सेकेंड वन इज स्टेप 2. हम लिखेंगे रिमार्क्स. पहला, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रोसेस. इसमें फर्स्ट पॉइंट, प्रोसेस के अंदर में पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रोफाइल attacks benzene ring in the first slow step, that is also the
RDS step to give an intermediate कार्बोकैटायन जिसका नाम था 1. Second point, in the second fast step, H plus ion is eliminated and aromatic substitution product is formed. In the second fast step, H plus ion is eliminated and aromatic substitution product is formed. प्रोसेस समझ गया. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम, potential energy diagram, that is the energetics of the process. Potential energy, x-axis पे reaction coordinate, सो रिएक्टेंट से शुरू करेंगे. सो इधर है रिएक्टेंट जो कि है बेंजीन और उसके साथ आपने ऐड किया था इलेक्ट्रोफाइल. जो पॉइंट नंबर जो आपको पीक पहला पीक दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड ये जो सेकेंड पीक दिखाई दे रहा है आपको इसको नाम दिया हमने ट्रांजिशन स्टेट 2 TS2. नाउ रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट 1 के बीच में जो गैप था एनर्जी का उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी EA. ओके, जो गैप है यहाँ पे, अच्छा ये जो दो पिक्स के बीच में आपको गैप नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट. ये है 1 इंटरमीडिएट और ये जो गैप दिखाई देगा इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट से ट्रांजिशन स्टेट 2 के बीच में EA2. अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हो रिएक्शन यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो होगा इलेक्ट्रोफाइल और H प्लस. नाउ जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में गैप है ये वाला गैप, इस गैप को कहते हैं डेल्टा H रिएक्शन, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन. अगर रिएक्शन यहाँ कहीं पे खत्म होता तो ये जो गैप होता वो हो जाता अपना डेल्टा H रिएक्शन. अगर यहाँ ऊपर कहीं रिएक्टेंट से ऊपर की तरफ खत्म हो रहा होता तो रिएक्शन होता एंडोथर्मिक. याद रखो एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. सो पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट का अगर कम है और प्रोडक्ट का ज्यादा है तो डेल्टा H इज बेसिकली डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जब आप करोगे
तो अगर प्रोडक्ट का ज़्यादा एनर्जी है, रिएक्टेंट का कम है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, एंडोथर्मिक। यहाँ पे जो डेल्टा एच नीचे की तरफ अगर आप बना रहे हो तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाई? बिकॉज प्रोडक्ट का डेल्टा एच कम है, रिएक्टेंट का कम ज़्यादा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आता है तो एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव आएगा तो एंडोथर्मिक है। ओके, अब ट्रांजिशन स्टेट में हमने ये देखा दैट जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इंटरमीडिएट। अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं रिएक्शन में तो प्रोडक्ट और टी ट्रांजिशन स्टेट टू, ये जो गैप होगा इतना, इसको आप कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ई ए बी। तो अगर ये फॉरवर्ड जा रहे तो इसको ई ए एफ कह देते हैं, बैकवर्ड जा रहे होते तो ई ए बी कहलाता हो। मैं और चीजें इसमें नहीं बनाऊंगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। वो अलग से मैं ट्रांजिशन स्टेट वन और ट्रांजिशन स्टेट टू में अलग से बता देता हूँ। सो इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को देख के एक चीज समझ में आ गई हमें कि रिएक्टेंट से पहले इंटरमीडिएट बना, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बना, तो दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है। याद रखो, जितने स्टेप की रिएक्शन है उतने ट्रांजिशन स्टेट हमेशा आते हैं। तो पहला पॉइंट आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। कैसे पता? बिकॉज ऑफ द टू ट्रांजिशन स्टेट्स। सेकेंड पॉइंट, intermediate is carbocation C plus. Third, step 1 is RDS step. नाउ RDS डिसाइड करना है, और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिख रहा है तो आप ऐसे देखिए कि जो ट्रांजिशन स्टेट हायर पोटेंशियल एनर्जी पे होगा, क्योंकि उसको पहुंचने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतना ही स्टेप स्लो होता जाएगा। यानी जितनी एनर्जी गैप बढ़ती जाएगी किसी एक इंटरमीडिएट स्टेज के लिए, उतना ही आपको रिएक्शन का वो स्टेप स्लो होता दिखाई देगा। तो बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट वन हायर पीक पे है ट्रांजिशन स्टेट टू से, तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट वन हायर है ट्रांजिशन स्टेट टू से, जो हायर ट्रांजिशन स्टेट पे होगा वो स्टेप आरडीएस स्टेप होता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं। रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। नोट करो। So rate of the reaction is proportional to the ring, बेंजीन रिंग कौन सा लिया है हमने, एंड
कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है कि बेंजीन रिंग में कौन से ग्रुप लगे हैं, और दूसरा, या ऐसे समझे, कंसंट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। और पावर अगर आप देखेंगे तो दोनों के केस में 1 है। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर देखिए, याद रखिए, जब रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखते हो तो उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर आती है उनका सम ऑर्डर कहलाता है। तो 1+1, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। ऑल्सो it is a bimolecular second order रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट्री स्टेप के लिए हम ये देखते हैं कि मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर सेम आता है। एलिमेंट्री जैसे कि आरडीएस स्टेप है, आरडीएस स्टेप में जनरली आप देखेंगे ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी सेम होगा। सो दिस इज सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एंड बाइमोलिकुलर है तो बाइमोलिकुलर है तो 2 लगा दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे जो देखना है वो है ट्रांजिशन स्टेट 1। सो ट्रांजिशन स्टेट 1 में हमने ये देखना है कि हो क्या रहा था। सो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, एच और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा था। अगर मैं इसको यहां पे बताऊं आपको, सो यहां पे ये इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट के बीच का स्टेप है। तो इंटरमीडिएट में देखिए इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, यानी कि पाई बॉन्ड पूरी तरीके से ना तो टूटा है और इलेक्ट्रोफाइल ना तो पूरी तरीके से जुड़ा है। ये उन दोनों के बीच का स्टेप है। सिमिलरली ट्रांजिशन स्टेट 2 में अगर आप देखोगे तो अब इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट के बीच का स्टेप है। तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होना था यहां, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड पूरी तरीके से ना तो ब्रेक हुआ है और पाई बॉन्ड पूरी तरीके से ना तो बना है। दैट इज, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। उन दोनों के बीच का स्टेप है, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट के बीच में। ओके, देन काइनेटिक्स के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट है आरडीएस स्टेप कैसे बताएं। सो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, now this pi bond attacks on the electrophile, this step is the RDS step. This is the RDS step because this is the difficult step, और इसी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा थी। आपको ये कैसे पता कि ये डिफिकल्ट स्टेप है? इस वजह से बिकॉज रिएक्टेंट एरोमेटिक है और इंटरमीडिएट जो बन रहा है इसके अंदर में से एरोमेटिसिटी गायब हो गई है। तो एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है यहाँ पे, और एरोमेटिसिटी का लॉस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी काफी कम होगी बिकॉज दिस इज नॉन एरोमेटिक। सो हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं दैट स्टेप 1 is the RDS step because stable 6 pi electrons attached to electrophile and form a non-aromatic intermediate। तो आप ये कह सकते हो कि ये स्टेप स्लो क्यों हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों हो गया? ये याद है हमें, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी यहां पे बहुत ज्यादा हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों हुई, इसका कारण ये है कि इनिशियली रिएक्टेंट जो था वो एरोमेटिक था और ये जो आप इंटरमीडिएट पहुंचा रहे हो ये नॉन एरोमेटिक। तो जब आप
स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हो। देखो यहां से 1 से जब आप 2 पे जा रहे हो, यानी कि इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट पे जा रहे हो, तो फाइनल प्रोडक्ट एरोमेटिक हो जा रहा है, तो एरोमेटिसिटी का गेन हो रहा है, इस वजह से इसका गैप जो है, एनर्जी गैप बहुत कम। लेकिन रिएक्टेंट से जब आप इंटरमीडिएट जा रहे हो तो एनर्जी गैप ज्यादा हो रहा है, और इसी वजह से स्लोएस्ट स्टेप हो गया, और स्लोएस्ट स्टेप होने का मतलब आरडीएस स्टेप हो जाएगा ये, राइट। लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी is the reason that step 1 is the slowest step, that is the RDS step। जबकि स्टेप 2 थोड़ा फास्ट हो गया क्योंकि वहां एरोमेटिसिटी का गेन हो रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन जिसको नाम दिया था 1, इसमें हमने देखा ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। सो इसके कई सारे नेम्स हैं, पहले हम नेम लिख लेते हैं। इसको कहते हैं अरीनियम आयन, पहले ही बता चुका हूं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये भी बता चुका हूं। इसके अलावा इसे कहते हैं बेंजीनोनियम आयन। बेंजीनोनियम आयन, दिस इज C6H5E एंड H, इसके ऊपर प्लस चार्ज। देन एक और नाम है इसका वीलैंड कॉम्प्लेक्स। Also remember that the carbocation is resonance stabilized, but this is non-aromatic resonance stabilized carbocation। नोट कर लिया? अगर हम बात करें एविडेंस ऑफ मैकेनिज्म की, सो इसका एक रिएक्शन है हमारे पास विच इज नोन एज ड्यूटीरियम एक्सचेंज रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम एविडेंस चेक कर सकते हैं। बेसिकली एविडेंस ये चेक करना चाह रहे हैं कि आरडीएस स्टेप कौन सा है। तो आरडीएस स्टेप जो था वो स्टेप 1 था, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल इज द आरडीएस स्टेप। उसके लिए हमको अगर चेक करना है एक्सपेरिमेंटली तो वो ड्यूटीरियम एक्सचेंज रिएक्शन से किया जा सकता है। सो करना आपको ये है, बेंजीन के साथ जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा इंटरमीडिएट, यहां प्लस बना दूंगा, और इलेक्ट्रोफाइल। देन इन द नेक्स्ट स्टेप अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। इसकी जगह अगर हम हर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम लगा देते तो अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां डी ई प्लस यहां आ गया, एंड फाइनल प्रोडक्ट इसमें डी प्लस बाहर निकलेगा, इसमें एच प्लस बाहर निकलेगा। ई, बाकी सब पोजीशन पे आपको ड्यूटीरियम लगा देना है। तो इन दो रिएक्शन को कराने के बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो पहले वाली रिएक्शन का रेट अगर आ रहा था RC6H6 बोल दें इसे, और सेकेंड वाले का रेट था C6D6।
तो ये ऑब्जर्व करने को देख मिलता है, ऑब्जर्वेशन जो है वो है रेट कांस्टेंट ऑफ C6H6 अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ C6D6. This is nearly equal to 1.0 to 1.2. That simply means कि rate of C6H6 is nearly equal to rate of C6D6. अब रेट अगर इनका सेम आ रहा है तो इससे हमें यह समझना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल का, देखो अगर H प्लस और D प्लस में का रिमूवल स्टेप RDS स्टेप होता तो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। मैं ये कह रहा हूं, नोट करो यहां तक। सो ये देखने को मिलता है दैट CH बॉन्ड एंड CD बॉन्ड, इनमें अगर आप कंपेयर करोगे तो CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अगर CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो अगर सेकेंड स्टेप RDS स्टेप होता है यहां पे, तो हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का बॉन्ड इजिली ब्रेक हो रहा है, ड्यूटेरियम का बॉन्ड डिफिकल्ट है ब्रेक करना, तो इसमें रेट अलग अलग आ जाना चाहिए था बिकॉज हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग है। लेकिन रेट अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब सेकेंड स्टेप RDS स्टेप का हिस्सा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो RDS का हिस्सा होता तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन एक्सचेंज करने पे आपको अलग अलग रेट मिलना चाहिए था। दैट मीन्स अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल शुड बी द RDS स्टेप। ये हम लोगों ने इस रिएक्शन से, ये हमारा एक एविडेंस निकल के आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट C6H6 एंड C6D6 both react with electrophile with almost same rate, and ratio of rate constant is nearly 1. So cleavage of CH and CD bond is not RDS. Okay, so this was the evidence of the mechanism. But एक इलेक्ट्रोफाइल में ये केस चेंज हो जाता है, दैट मीन्स स्टेप 2 भी RDS स्टेप होता है, सल्फोनेशन रिएक्शन होती है वो, आगे उसके बारे में जब बात। नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल्स में हम देखते हैं कि C6H6 और C6D6 का रेट ऑफ रिएक्शन सेम आता है, इसका मतलब हाइड्रोजन का टूटना RDS स्टेप नहीं है, तो एक ही स्टेप बचा, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। सो अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल विल बी द RDS स्टेप। ये हमने यहां से देख लिया। ओके, इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।